अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, तो यूपीपीसीएल आप लोगों को बहुत ही रुतबेदार और एक अच्छी सैलरी पैकेज की जॉब ऑफर करता है। अगर आप इस पूरी कंट्री में किसी टॉप डिपार्टमेंट की बात करें तो एसएससी जेई के डिपार्टमेंट के बाद यूपीपीसीएल का डिपार्टमेंट बड़ा ही रुतबेदार और बड़े ही अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ में ये आपको जॉब ऑफर करता है। कुछ क्वेरीज जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में आती हैं कि क्यों हम यूपीपीसीएल जेई क्यों बने। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें जो दिमाग में आपके रहती हैं, जैसे ग्रोथ और सैलरी कितनी होगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा तैयारी शुरू करने से पहले, सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं, वैकेंसीज आगे जो आई हैं, जो आगे आने वाली हैं और जो पहले आ चुकी हैं, वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तारीखों में जो वैकेंसी आई थी, पेपर में उनका कितना डिफरेंस था, मतलब वैकेंसीज आने में पेपर होने में कितना डिफरेंस था। और हम लोग जरूर बात करेंगे कि नई वैकेंसीज कब आएंगी। आपके कुछ डाउट्स होते हैं जैसे कि सर अभी हमें फ्रेशर्स हैं, मतलब हम लोग थर्ड ईयर में हैं, क्या अलाउड है डिप्लोमा? ऐसे बच्चों को डिप्लोमा, जो अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, ऐसे बच्चों को अभी फॉर्म भरना अलाउड नहीं होता है। कंप्लीट रिजल्ट चाहिए होता है यूपीपीसीएल में अगर आपको इसे फिल करना है। तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे भी देख सकते हैं। बात करें यूपीपीसीएल जेई ही क्यों, इस डिपार्टमेंट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन का, एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का। बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन वो डिपार्टमेंट है जिसमें 33 केवी से ऊपर, ग्रेटर देन 33 केवी से ऊपर वर्क किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन होती है या फिर सबस्टेशन भी देखे जाते हैं। मतलब इसके अंदर आपको दो डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल सकता है, या तो ट्रांसमिशन लाइन में या सबस्टेशन में, पर वो दोनों ही 33 केवी से ऊपर होंगे। पर जब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपको अगर काम करने का मौका मिला तो वो 33 केवी से कम में होगा। और इसमें ट्रांसमिशन लाइन भी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी में भी आपकी जॉब लग सकती है, मतलब लाइन वगैरह, मतलब फील्ड जॉब जिसे कहते हैं हम लोग। और आपका बात करें तो सबस्टेशन में भी जॉब आपकी लग सकती है कि सबस्टेशन में ऑफिस में बैठ के आप पेपर वर्क वगैरह जो करने होते हैं उसमें भी जॉब लग सकती है। तो दोनों ही, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में बात करूं चाहे ट्रांसमिशन में बात करूं, दोनों में ही सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन दोनों ही मैनेज करने की अलग अलग जॉब्स आपकी लग सकती हैं। मतलब अगर आप सिलेक्ट होते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है और आपके नंबर पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो चॉइस डाली है वो ही मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, या फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या देना चाहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। वैसे अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं, पेपर में आपके अच्छे नंबर आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी चॉइस को ध्यान में रखा जाता है। आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए, इन सब नई बातों से जुड़े रहने के लिए, ये सब जानकारी से जुड़े रहने के लिए कमेंट बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जुड़ सकते हो, हमारी फैमिली से जुड़ सकते हो। आगे बात हम लोग करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की मैं बात करूं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बेटा पब्लिक डीलिंग होती है, जबकि ट्रांसमिशन लाइन में कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती। अब ये किसी एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि उसे पब्लिक से डील करना पसंद है कि नहीं, या फिर उसे अपनी ऐसी जॉब चाहिए जो बस समय से आना समय से जाना, ज्यादा किसी से बातचीत ना करना, तो वो ट्रांसमिशन लाइन चुन सकता है। बट मैंने जैसे कहा कि ये नंबर पे डिपेंड है, तो वो भी क्या कहते हैं एक फैक्टर होता है चुनने के ऊपर। हाँ, बट एक चीज है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जब आप चुनते हैं तो आपकी, जिसे कहते हैं देसी भाषा में, जुगाड़ें बहुत बनना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपकी पब्लिक डीलिंग होती है और शहर के, क्षेत्र के विधायक, एमएलए तक आपको जानने लगते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जब फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं तो आप ही लोगों को, या मतलब जेई लोगों से ही परमिशन ली जाती है कि भाई लाइट की व्यवस्था आप लोग बना के रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी जुगाड़ बनना शुरू हो जाती है अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हैं तो। अब बात करते हैं बेटा, आगे की तरफ चलते हैं कि भाई सैलरी, आखिरकार हम सब लोग काम कर रहे हैं, कोई भी चीज जॉब करना चाहते हैं तो वो अंतिम में बेटा सैलरी ही है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सैलरी की बात करूं 44,900 लगभग इसका स्टार्टिंग बेसिक पे है। अगर मैं बात करूं डीए की, डियरेंस अलाउंस, वो 31% है बेसिक पे का, और जो कि बैठता है लगभग 13,919। अगर हम देखें तो लगभग 14,000 ये बैठ गया। तो जो कुल मिला के डीए और बेसिक पे मिला के जो सैलरी बनती है
लगभग 58 से 62,000 आपको बनती है, मतलब इतना रुपया आपको हर महीने जेब में मिलेगा। ठीक है। डिडक्शन, कुछ सरकार के अपने टैक्सेस होते हैं, डिडक्शन होता है, तो लगभग 6,000 एनपीएस के लिए डिडक्ट होता है, जो कि 10% होता है आपके बेसिक पे का। तो लगभग हम 60,000 मान के एक अराउंड 6,000 कैलकुलेशन बनेगी। और इन हैंड जो बेटा आपको पैसा मिलेगा वो 52 से 56,000 आपको इन हैंड मिलेगा पर मंथ। ठीक है। ये आपकी सैलरी को लेकर डिटेल हो गई। ये पूरी पीडीएफ बेटा आप इस टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं, जो टेलीग्राम लिंक आपका कमेंट बॉक्स में है। अब कुछ बच्चे इस वीडियो को काफी समय बाद देखेंगे तो टेलीग्राम पर तो ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं जुनून बैच में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। जुनून बैच क्या है? ₹1 का मात्र बैच है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पर आप लोगों को आराम से एक फोल्डर दिख जाएगा। वो ₹1 का बैच है, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है एक तरीके से। अगर आप हमें रिप्लाई करेंगे, आप हमें अपना पेटीएम नंबर देंगे तो हम वो भी आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन में सेव होकर। अब ग्रोथ कितनी है? देखिए, हम सब लोग जो काम कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सब एक ग्रोथ को बहुत देखते हैं कि हमारी आगे क्या ग्रोथ होगी। ठीक है। तो लगभग 9 साल के बाद आप एसडीओ पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, एसडीओ पोस्ट आपको पता है कि बीटेक के बाद जो एग्जाम होता है उससे हम लोग एसडीओ बनते हैं। ठीक है। या फिर कह लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं। एसडीओ का क्या मतलब हुआ? सब डिविजनल ऑफिसर। तो आप ये चीज सोचिए कि एक एसडीओ के अंदर 5, 6, 7 लगभग 10 जेई लगभग आना शुरू हो जाते हैं। तो एक एसडीओ के अंदर 5, 6 जेई जो आते हैं, तब जाके एक एसडीओ ने मतलब अलॉट होता है, या कह लीजिए एक एसडीओ के अंदर 5, 6 जेई अलॉट होते हैं, और एक जेई के अंदर 6, 7, 8 लगभग टेक्नीशियन अलॉट होते हैं। वो डिपेंड करता है, टीम का साइज बढ़ता घटता रहता है काम के ऊपर। ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा। तो यहां पे लगभग 9 साल के बाद, 9 से 10 साल के बाद आप अच्छे खासे एलिजिबल हो जाते हैं एई पोस्ट के लिए। एई पोस्ट के लिए अब आप खुद सोचिए कि ये तब है जब आप लोगों ने डिप्लोमा ही किया हो, ओनली डिप्लोमा हो जब आप। ठीक है। अगर आपने बीटेक किया होगा साथ में डिप्लोमा के, तो आप बहुत जल्दी ही क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए। बाकी इतना दिमाग में रखिएगा कि असिस्टेंट इंजीनियर डायरेक्ट भी बना जा सकता है अगर आप बीटेक से एई का जो पेपर होता है वो क्रैक कर लें तो। अब बात करते हैं लगभग 14 साल की सर्विस के बाद, लगभग 14 साल की सर्विस के बाद जूनियर इंजीनियर एक एलिजिबल हो जाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए। अब आप सोच लो, बहुत बड़ा अधिकारी होता है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो 14 साल की जॉब के बाद। और अगर हम लोग बात कर लें, आप अपनी 19-20 साल की जॉब कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए। ठीक है। आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि एग्जीक्यूटिव से बड़ा होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ये तब है जब आपके पास डिप्लोमा ही है खाली। अगर आपके पास बीटेक है और कुछ कुछ बच्चे एमटेक भी होते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि आपके प्रमोशंस ये जल्दी होंगे। ठीक है। ये आपको बेटा पेपर पैटर्न, अब ये सब हम लोग बात तो कर रहे हैं ये कि भाई ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, पर उसको बनने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। प्रॉपर प्लानिंग के लिए हमें पेपर पैटर्न समझने की जरूरत है कि पेपर पैटर्न क्या है। बिना पेपर पैटर्न समझे हम लोग नहीं समझ सकते कि तैयारी कैसे शुरू करी जाए। ठीक है। सबसे पहली चीज, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। मतलब पेपर ये पूरा होगा, मतलब 200 नंबर का पेपर है आपका, एक ही पेपर होगा, ओनली सिंगल वन पेपर, 1 डे पेपर। ये एक 1 डे पेपर है, एक ही दिन में आपका पेपर होगा। ठीक है। जिसके अंदर 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 200 क्वेश्चंस हैं टोटल। 150 इलेक्ट्रिकल के हैं, 20 आपके जीके जीएस के हैं, 20 रीजनिंग के हैं, और 10 क्वेश्चंस जनरल हिंदी के हैं। तो ऐसे करके 200 क्वेश्चंस हो गए, और 200 ही मार्क्स के वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। 3 घंटे का समय रहेगा। अब ये 3 घंटे का समय अमूमन काफी होता है, वाजिब होता है। मतलब अगर आप देखें तो 3 घंटे का समय कम नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आपको समय ये कम नहीं पड़ेगा, हम इतना दावा देते हैं। ठीक है। तो ये जो टोटल हमारा क्वेश्चन बन गया, ये हमारा बना 200 क्वेश्चन। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन आप ही के ट्रेड टेस्ट से आएंगे। जीके जीएस में क्या आता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, ये सब जीके जीएस के अंदर आता है। और लगभग आप अगर एसएससी
और एमटीएस से लेके सीजीएल तक की भी अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो आप बहुत अच्छे से ये तीनों चीजें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जनरल हिंदी भी, रीजनिंग भी, जीके जीएस भी। तो अगर आपने एक एमटीएस से सीजीएल लेवल की अगर आपने प्रिपरेशन करी है इस नॉन टेक को लेके तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो कहूं सीजीएल तो बहुत अच्छा हो गया, अगर आप केवल एमटीएस के लेवल की नॉन टेक प्रिपेयर किए हैं तो आप अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 20 नंबर हो गए आपके बेटा जीके जीएस, 20 नंबर रीजनिंग और 10 नंबर जनरल हिंदी। पर जब हम बात करें मार्क्स की तो बेटा मार्क्स आपके 200 मार्क्स बनते हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स और 3 घंटे। अब इसका जो सिलेबस है, ये सिलेबस ही तो देखा जाए प्रॉब्लमेटिक है, ये सिलेबस ही तो बहुत ज्यादा इसमें, ये हमने पेपर पैटर्न समझा तो बहुत दिक्कत नहीं है, 3 घंटा अच्छा खासा समय मिलता है, पर प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है बेटा वो इसका सिलेबस करता है, वो इसका सिलेबस करता है। आप इसका सिलेबस देखिए, ये पूरा टेक्निकल का सिलेबस है, लगभग आपके 18 चैप्टर्स बनते हैं पूरे टेक्निकल के अंदर। अगर आप देखें तो जो सिलेबस पहले हुआ करता था वो लगभग इतना सिलेबस था, मतलब आप 9 सब्जेक्ट मान के चलिए लगभग थे, पर पिछले 2021 से ये बहुत बड़ी चेंज आया और पीएलसी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ऑटोकैड, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, मैटलैब, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एलिमेंट्री मैथ्स और मटेरियल साइंस, ये आपके बहुत ज्यादा लेवल पे इंक्लूड होते गए। हालांकि उन लोगों का इंक्लूड करना इसे गलत नहीं था, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके डिप्लोमा में पढ़ाए जाते हैं, यूपीबीटीई में पढ़ाए जाते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन को और गहराई से जाके देखते हैं तो नोटिफिकेशन में बाकायदा ये चीज मेंशन रहती है कि आपका जो सिलेबस है वो रेफर यूपी डिप्लोमा बीटीई, तो वो कह के बोलते हैं कि भाई डिप्लोमा का जो सिलेबस है वही आपके टेक्निकल का सिलेबस होगा। बाकी ये सब्जेक्ट्स तो हमेशा कॉमन है आरआरबी के लिए और यूपीपीसीएल के लिए और एसएससी जेई के लिए। मैंने इन तीनों वैकेंसीज की बात क्यों करी, क्योंकि ये तीनों वैकेंसीज आपके रेगुलर बेसिस पे, जैसे एसएससी और यूपीपीसीएल तो रेगुलर बेसिस पे आती रहती है, बट आरआरबी अब आपकी क्योंकि आने वाली है, ये लगभग 4था से 5वां साल चल रहा है चुनाव का, और अब आरआरबी जेई भी आएगी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने बाकी के एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हो। पर हाँ, ये सब्जेक्ट्स आपको केवल यूपीपीसीएल में ही देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कंट्रोल सिस्टम भी यूपीपीसीएल में आता है, बट बहुत माइनर आता है, 1 या 2 नंबर, इससे कभी तो ज्यादा आया भी नहीं। इनफैक्ट आप कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा छोड़ के भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यूपीपीसीएल के लिए। ठीक है, और एसएससी जेई में तो खैर ये नहीं भी आता, और आरआरबी जेई में थोड़ा सा 1 आध नंबर का दिख सकता है आपको। ठीक है, बट मैंने यहाँ क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि यूपीपीसीएल में 1 या 2 नंबर का आपको बहुत हार्डली फंसता है। और याद रखिए ये बात मैं तब कह पा रहा हूं जब मैंने ये पेपर सॉल्व 2021 के और 2022 के पूरे करवा दिए हैं। तो मैं इस चीज को इसीलिए इतना पुख्ता कह पा रहा हूं, इस एनालिसिस को इतना विश्वास से इसलिए रख पा रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मैंने दोनों साल के पेपर पूरे सॉल्व करके आप लोगों को यूट्यूब पर दिए हुए हैं। उसकी भी मैं लिंक, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अब बात आती है कि सर हम इन सब्जेक्ट्स को कहां से कम करें। देखिए क्या, आज हम लोग यही तो बात कर रहे हैं कि यूपीपीसीएल में हम लोग जॉब कैसे क्रैक करें। तो इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए देखिए, वैसे तो आप अपनी यूपीबीटी की बुक्स रेफर करेंगे तो सबसे बेस्ट है। हम भी टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो आपकी यूपीबीटी की बुक्स रेफर करते हैं, बट फिर भी अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए बेटा ये गर्दा उड़ा दिया बैच जो है, ये इस गर्दा उड़ा दिया बैच में आपको ये सब कुछ मिलेगा। रिकॉर्डेड तो आपके पास है ही है, लाइव भी सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब कि इस गर्दा उड़ा दिया बैच में ये सारा का सारा जो सिलेबस है रिकॉर्डेड तो आपके पास है ही, पर साथ में लाइव भी चालू हो चुका है बेटा ये बैच आपका। तो आप लोग इस बैच के लिए गिवन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो जो रिकॉर्डेड आपको पूरा मिला हुआ है, अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो आप जल्दी खत्म कर लीजिए, अगर आपको लाइव भी लेना है तो आप लाइव भी ले सकते हैं। और इसमें क्या क्या मिलेगा, ये सब कुछ इसमें मिलेगा। ये आपको गर्दा उड़ा दिया बैच में सब कुछ यहां पर मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, देखिए इस गर्दा उड़ा दिया बैच के फीचर्स क्या हैं। 500 आवर से ऊपर का कंटेंट बेटा आपको मिलेगा। 4000 प्लस टॉपिक की वर्कबुक आपको मिलेगी हमारी तरफ से। हर टॉपिक की वर्कबुक के क्वेश्चंस होंगे, मतलब हर टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस मिला के 4000 क्वेश्चन बन चुके होंगे।
फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स, मतलब पता है क्या, इस यूपीपीसीएल के एग्जाम में फैक्ट से बेस्ड जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, अब उसमें ऑप्शन आएंगे 4, अब आपको याद होगी संख्या तभी आप कर पाएंगे। देखिए ये सबको मालूम है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, पर कॉपर की रेजिस्टिविटी एग्जैक्ट नंबर संख्या में कितनी होती है, इसके लिए तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, या कह लो साफ साफ रटा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे फैक्ट बेस्ड छोटे छोटे 2-2 1-1 मिनट के लेक्चर्स का अलग फोल्डर बना के रखा हुआ है। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 2000 प्लस एमसीक्यू की, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में, तो जो बच्चे हिंदी प्रेफर करना चाहते हैं वो हिंदी कर लें, जो इंग्लिश प्रेफर करना चाहते हैं वो इंग्लिश कर लें। 365 दिन या फिर कह लीजिए 1+ ईयर की वैलिडिटी है, मतलब 1 ईयर तो हम कह के चलते हैं, बट आपको बेटा 1+ ईयर की ही मिलेगी वैलिडिटी। ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, किसको, अब लेक्चर्स को, पीडीएफ को। तो आप जैसे यूट्यूब पे करते हो ना कि ऑफलाइन डाउनलोड हो जाता है, फिर नेट ना भी हो तब भी देख सकते हो, सेम ऐसे ही कर सकते हो इसमें वीडियोस को लेके और पीडीएफ को लेके। सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप, आपका बेटा अलग व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हर दिन एक वीक में लिया जाता है। मतलब अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे अपनी प्रॉब्लम्स भेजते हैं तो एक दिन कोई भी उस टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे डिसाइड करके हम लोग अमूमन सैटरडे को रखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी फोकस्ड आपको वहां पे देंगे सुविधा। हिंदी और इंग्लिश में लेक्चर्स हैं, तो ऐसा अगर किसी के संग में है कि नहीं सर इंग्लिश जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसा ही इसके अंदर क्या रहेगा बेटा, लेक्चर्स रहेंगे। अब बात करते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब आया था और आगे की क्या संभावना है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दूं कि देखिए दिसंबर 2020 में पिछली वैकेंसी आई थी, सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी वो दिसंबर 2020 में आई थी, आज से 2 साल पहले। उसका पेपर हुआ सितंबर में, ठीक है, सितंबर में। तो लगभग आपका दिसंबर से मैं बात करूं तो 9 महीने बाद लगभग पेपर हुआ और कट ऑफ गई जनरल की 147। ये वो समय था जब सितंबर 2021 में पेपर हुआ और पहली बार में नए सब्जेक्ट्स देखने को मिले थे। और जब नए सब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं तो सोचिए ये कट ऑफ का 150 तक होना, 148 तक होना, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि नए सब्जेक्ट पहली बार पेपर में आए थे। तो कोई ना पढ़ के गया था, ना किसी ने पढ़ाया था, ना हमने पढ़ाया था, ना किसी और टीचर ने पढ़ाया था, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था ये आ जाएंगे, ये सब्जेक्ट्स नए आ जाएंगे। तो लगभग 9 महीने बाद बेटा नोटिफिकेशन के पेपर हुआ आप लोगों का। अब हम ये देखें कि 2022 में कब आई थी वैकेंसी। देखिए ये भी लगभग दिसंबर, ये भी देखिए पता नहीं क्यों दिसंबर से इतना प्यार है, ये भी दिसंबर 2021 में आपका नोटिफिकेशन निकला था। और 4 महीने बाद लगभग देखिए 30 मार्च है ना, तो लगभग हम तीसरा महीना एंडी सा हो गया एक तरीके से, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी और ये लास्ट में मार्च, तो लगभग 4 महीने बाद आपके बेटा पेपर हुआ है ना। और इसमें कट ऑफ आपकी गई 151। अब देखो वो 148 गई थी, ये 151 गई। 151 देखा जाए तो कम कट ऑफ ही हुई, क्योंकि इस समय तो हमें मालूम पड़ चुका था, सब टीचर्स को मालूम पड़ चुका था कि ये पेपर में नया सिलेबस आ चुका है। तो देखा जाए तो जब नहीं मालूम था तब 148 जाना, तो वो कोई भी बच्चा सोचो वो क्वेश्चन तो छोड़ के ही आया होगा ना, उसके बावजूद भी 148 गई, अब 151 गई थी। तो हालांकि पिछली बार मैं कट ऑफ ज्यादा मान के चलूंगा, और इनफैक्ट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस 2021 के पेपर को सॉल्व करने में ज्यादा हार्ड रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि नोटिफिकेशन के लगभग 4 से 5-6 महीने के बीच में, मैं देखिए उस उधर तो आपका लगभग 9 महीने बाद पेपर हुआ था, बट मैं मान के चल रहा हूं 4 से 5 महीने के बीच में आपका कहीं ना कहीं पेपर हो जा रहा है। तो यहां एक सबक हमें मिलता है कि नोटिफिकेशन और पेपर होने के बीच में 5 महीने का भी मैं अगर मान लो 6 महीने का भी, 5 या 6 महीने का भी मैं गैप मान लूं, तो 18 तो बेटा टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। फिर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का क्या होगा, ठीक है, उन्हें मिला के तो ये लगभग 22, 23, 25 मतलब लगभग सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो आप खुद सोचो 5 से 6 महीने में आप प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, और अगर प्रिपेयर कर लिया तो पेपर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर रिवीजन मांगता है। तो ये चीजों का आपने ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि आपको तैयारी अभी से करके चलनी है। इसके लिए जो समझदार बच्चे हैं वो तो समझेंगे, और जो बेवकूफ बच्चे होते हैं वो लगातार इस चीज को क्या कहते हैं, जो बच्चे अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हैं वो क्या कहते हैं कि सर का कोई फायदा है, इसीलिए सर ये बात अभी कह रहे हैं।
ठीक है। तो सर का कोई फायदा नहीं है बेटा, आपको साफ मैंने यहाँ पर अंतर बता दिया है, ठीक है। 22, 23, 24 सब्जेक्ट हैं और आपका 5 से 6 महीने में कैसे कर लोगे, ठीक है। जिसे सिलेक्शन चाहिए वो पहले से तैयार रहता है। ये आपका बेटा गर्दा उड़ा दिया बैच है, मात्र 1499 में ये बैच है और आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं इस बैच को। मात्र 1499 में इतना सब कुछ आपको मिल रहा है। याद रखिए, बैच लेते समय आपको यह सोचना है, यह समझना है कि सिलेक्शन किसी एक टीचर की जागीर नहीं है। मुझे मालूम है इस YouTube पर कुछ टीचरों ने माइंड वॉश कर रखा है कि उन्हीं के यहां से सिलेक्शंस होते हैं, या एक हवा बना रखी है कि उन्हीं का कंटेंट पढ़ के सिलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे एक सिलेक्शन की भी प्लेलिस्ट बनी है, लगभग 150 से ऊपर बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है। और याद रखिएगा, यहाँ पे लगातार आपको इस कंटेंट पर ही जोर दिया जाता है ताकि आपको पेपर जल्दी से जल्दी निकले, ठीक है। थैंक यू। उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी डाउट फिर भी आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ को आप जुनून बैच से ले सकते हैं, मात्र 1 रुपए की जो उसकी फीस है, आप उस बैच को ले सकते हैं। उस बैच को जब आप ले लेंगे तो ये पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी। साथ में हम लोग फ्री बैच भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम लोग कॉस्ट या पैसे की बात कर रहे हैं, साथ में हम लोग फ्री बैच भी चला रहे हैं आप लोगों का, और वो है जुनून बैच, जो YouTube पर 9:30 बजे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बैच की भी जो ये पूरा थ्योरी बैच है जो आपका कंप्लीट कराई जाएगी, पूरी थ्योरी इसमें, ठीक है। तो जो सिलेबस आपका यूपीपीसीएल, आरआरबी और एसएससी में कॉमन है, वो पूरी थ्योरी आपको यूट्यूब पर कराई जाएगी। सुबह 9:30 बजे बैच चलता है। बाकी आप इसकी अधिक जानकारी या जुड़ाव के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी भी पीडीएफ आपको जुनून बैच में मिलेगी जो 1 रुपए में आप खरीदेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।